तक की पढ़ाई आपने सीखा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जहां तक आपको याद आ रहा होगा कि अगर एक वेक्टर वेक्टर p है और एक वेक्टर वेक्टर q है और इसके बीच का एंगल थीटा है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर p और एक वेक्टर q, और इसके बीच का एंगल थीटा, p और q के बीच का एंगल थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर r। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर r। और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद हो, फिर भी एक बार जरूरी है आपको याद दिलाना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करवाए थे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ये था रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये कितने एंगल पे जा रहा है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता था। डायरेक्शन अगर आपसे पूछे कि भाई इसका डायरेक्शन किधर है, कितना है, तो आपका जवाब होता था, अगर याद हो तो आप इस एंगल को अल्फा बोलते थे, याद आया। और अल्फा बोलने पे आप कहते थे tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा बाय p प्लस q ऑफ cos ऑफ थीटा। याद आया, ये फॉर्मूला सिंपल सा है, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। साइन और cos आपने q में लगाया है क्योंकि आप एंगल जो है वो p के साथ बताते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल किए थे लास्ट क्लास, आज आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आराम से बनाइएगा, घबराइएगा मत। आपके पास HC वर्मा अवेलेबल है, आपको हम HC वर्मा भेजे थे। अगर आप देख पा रहे हैं आपके पास HC वर्मा वाला PDF है तो उस PDF पे जाइए, पेज नंबर PDF में निकालिए, HC वर्मा का PDF अवेलेबल तो है एटलीस्ट। चलिए आ जाइए उस PDF में, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर, मेरे ख्याल से पेज नंबर वो है, खुद हमको PDF निकालना पड़ रहा है, रुक जाओ यार। हाँ, पेज नंबर 29, बुक का पेज नंबर 29, PDF का 45 पेज नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला, नंबर 1 प्लीज, नंबर 1 आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला? उम्मीद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन हम शेयर किए हैं। वेट, अभी अभी जस्ट हमने कुछ यहाँ से लिया। देखिए स्क्रीन शेयर हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आपके पास PDF खोलने का समय ना हो या आप जूम में हो तो यहाँ से देखिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर पहला प्लीज। A vector A makes an angle of 20 डिग्री, क्या आपको वो दिख रहा है? And vector B makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. जिस किसी से सबसे पहले बनता है वो प्लीज इसको भेजे, कितना आपका ब्रेन काम कर रहा है सवाल के ऊपर ये हमको दिखाएं, और जो पहली बार क्लास कर रहे हैं और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए या जो करना है कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन से क्वेश्चन हम हटाने वाले हैं। नंबर 1, a vector A makes an angle of 20 degree and vector B, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, makes an angle of 110 degree। ये HC वर्मा का वेक्टर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant। रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। चलिए शेयर स्टॉप कर रहे हैं हम, और आप इसका आंसर बना के फोटो खींच के हमको तुरंत भेजिए। आप कैसे बनाते हैं इसको व्हाट्सएप पे 2 मिनट के लिए जूम मिनिमाइज कीजिएगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, कोई बहुत मेहनत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए जो पहली बारी क्लास कर रहे हो, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला यही होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर। कोई ऐसे भी है जो वेक्टर का पहला ही क्लास मिस कर दिए हो, फॉर्मूला ना पढ़े हो, तो वो हाथ रेज करे। कोई पहले भी है, वीडियो वैसे हम डाल तो दिए थे लेकिन वीडियो में हम सेकंड क्लास में। आकृति बॉल आपने मिस किया, तो ये फॉर्मूला तो आकृति आपने किया था शायद, ये फॉर्मूला तो आपने किया था, मैं भी शायद आपने किया था आकृति, हमको याद आ रहा है। अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे आकृति,
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए 1 मिनट, रुके ऑप्शन हम दे रहे हैं आकृति। हाँ बोलिए आकृति। तो हम लास्ट क्लास नहीं किए थे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा, लास्ट क्लास ही मिस कर गए थे, उसका वीडियो भी आपने देख पाए होंगे ना। ओके ठीक है, अभी ये फॉर्मूला में भी समझाया तो समझ में आया, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है यस तो आगे सर। समझाने जा रहे हैं। दो वेक्टर को जब भी ऐड करना हो ना आकृति, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दो वेक्टर का वैल्यू का रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है। मान लो भी आपका प्रूफ इसको नहीं पता, आप इसको भी याद कर लेते हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं, समझिएगा। बाकी लोग सवाल बनाएंगे, हम ये बाकी लोग के लिए भी बता रहे हैं, लेकिन आकृति ने स्पेशली पूछा है, उसके लिए भी हम बता रहे हैं, क्लास मिस हुआ था तो वैसे इसको रिकॉर्ड कर ही दे रहा था क्लास को। फिर भी देखिए, मान लीजिए आकृति, समझिएगा, जो पिछले क्लास एग्जाम्पल किए थे, एक नदी में पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये नदी में पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आप ऐसे तैर रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो वेक्टर को ऐड करने का 2 तरीका होता है, हम सबके लिए बोल रहे हैं। वेक्टर को ऐड करने का 2 तरीका होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉ सेम ही है, लेकिन हम आपको भी बोल रहे हैं, मान लो कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। आखिर ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब मान लो एक वेक्टर ये है P और ये वेक्टर एक है Q, और इसके बीच का एंगल है ये थीटा, और ये किसी पैरेललोग्राम, आप जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में 4 साइड होता है, गौर कर रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के अगल बगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो ऐसा, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा, मतलब ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि एक बॉक्स है, आप इधर खींच रहे हैं, आपका भाई इसको इधर खींच रहा है, तो ये कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम का शेप बनता है। तो बॉक्स ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जो डायगोनल है बॉक्स उधर जाएगा, वो रिजल्टेंट हो जाएगा, याद रहेगा। ये होता है कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब यहाँ P का कुछ वैल्यू है, Q का कुछ वैल्यू है। जैसे आप खींच रहे हैं 3 न्यूटन से, आपका भाई खींच रहा है 4 न्यूटन से, तो बॉक्स कितना न्यूटन से आगे बढ़ेगा, यही सवाल उठता है। तो यही चीज होता है पैरेललोग्राम लॉ। जैसे नदी का पानी जब बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, और आप तैर रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर से, तो असल में आप नदी को कैसे पार कीजिएगा? तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम जैसा बनता है ना। आप नदी ऐसे पार कीजिएगा, ये जाएगा आपका, दिख रहा है, यही कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। मान लो इसका नाम P दे दिए, इसका नाम Q दे दिए, ठीक है। आकृति समझिएगा। इस बार दोनों चूंकि आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है, इसलिए P और Q के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम आपसे पूछेंगे, अगर हाँ, हम अगर आपसे पूछेंगे कि आपका असल में रफ्तार क्या है, रिजल्टेंट क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √P का स्क्वायर। तो P किसको माने हैं, 3 को, 3 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। जो होता है वो P और Q, जो दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल, बीच का एंगल लेना तो आपको हम सिखाए हैं। तो P और Q के बीच का एंगल होगा थीटा, और यहाँ बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और cos 90 0 होने की वजह से बाकी सारा टर्म 0 हो गया। 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा 25। तो आपका जवाब हो जाएगा कि आंसर मेरा आया 5। याद आया? रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, इस तरह से जोड़ते हैं, बीच का एंगल जो रहेगा उससे। अच्छा, ये कितने एंगल पे जा रहा है भाई? ये एंगल कितना है, अल्फा। तो आप सुनो, tan अल्फा, आप जिससे एंगल बता रहे हो, अल्फा आप किससे बता रहे हो, P से, तो फॉर्मूला होता है tan अल्फा Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। जैसे यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा। Q sin थीटा मतलब Q इसका कितना है 4, sin थीटा बीच का एंगल जो है वो 90 है, बाई 3 प्लस 4 cos 90। ये सब लोग सुनेंगे, जो बना रहे हैं वो भी स्क्रीन पे सब लोग देखेंगे। 1 मिनट बहुत जरूरी बात बोलने वाले हैं। तो यहाँ से tan अल्फा, बहुत जरूरी बात आ रहा है, 4 आया sin 91, नीचे 3 cos 90 0, 4/3। वैसे पिछले दिन हम बताए थे 4/3 53 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री होगा। ये याद करवाए थे आपको। मान लीजिए आपको एंगल नहीं पता है, यहाँ पता ही नहीं है कि 4/3 किसका वैल्यू है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? एंगल मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा,
उस समय आप जानिएगा उस चीज को, या हम आपको आगे बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी आप याद कर लेंगे कैसे लिखना है। अगर एंगल नहीं पता है तो आप ऐसे लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 लिखते हैं, पढ़ते नहीं है -1, tan का पावर में -1 पढ़ते नहीं है, लिखने का तरीका tan इनवर्स 4/3। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है आप इस तरह लिख के छोड़ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/3 एंगल को। समझ में आया? तो जो भी कोई अगर ना भी समझे हो उनको इतना समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है। ये फॉर्मूला है और ये एंगल है। ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी एक वेक्टर मिलेगा और इसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। चलिए हम देखना चाहेंगे कि अब कितने लोग बना के भेजते हैं पिछला सवाल। हाँ, अंकुश और कामरान ने बना के भेजा है। हाँ कामरान, आपने सही से बना दिया, वेरी गुड। अंकुश आप बनाए हैं, ठीक है अंकुश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सही बनाया आप लोगों ने। बाकी लोग भी धीरे ट्राई कर। पायल नहीं बना के भेजा, ओके पायल, वेरी गुड, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही, गुड। अब हम कुछ अलग टाइप का सवाल देंगे। ऐसे सवाल तो एचसीएल का पहला सवाल है, बहुत कॉमन होता है। अब हम बता रहे जो भी सवाल हम दिए एचसीएल का, सब लोग देख लीजिए वो सवाल क्या है। वो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर पहला, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला, अभी पहले आप जो इसको नहीं लिख पाए थे, जो भी स्क्रीन में बताया है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला बता रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा हुआ है दो वेक्टर है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन पहला में दो वेक्टर है। एक वेक्टर जो है वो 20 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और एक वेक्टर है जो 110 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान दीजिए, इस सवाल में दो वेक्टर है मेरे पास। पहले हम एक्स एक्सिस अपने मन से वाई एक्सिस समझा दिया आपको। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहला वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बनाता है, 20 डिग्री। देखो ये वेक्टर ए, आपको ज्यादा बड़ा एंगल हो गया लेकिन चलेगा, 20 डिग्री दिख रहा है। इसका वैल्यू है 3 मीटर, क्वेश्चन में लिखा है ये 3 मीटर लंबा है, ठीक है। या 3 यूनिट भी लिखता है कई बार, जो भी यूनिट हो सकता है। फोर्स है तो न्यूटन होगा, लेंथ है तो मीटर होगा, जो भी कुछ हो सकता है। वेक्टर कई तरह का हो सकता है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा वेक्टर है जो 110 डिग्री बनाता है, यानी यहाँ एक्स के साथ, किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से एंगल एक 20 था, एक 110 है, यहाँ तक 90 होता है, तो इधर कहीं 110 होगा, 90 का आगे ही ना होगा। ये पूरा एंगल है 110 डिग्री। ये वेक्टर बी है, ये 4 मीटर का है, दिख रहा है आपको। तो कहता है बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगर इसको हम अलग से दिखा है तो असल में ऐसा दिख रहा है आपको, एक ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, एक ए और एक बी। अब ए और बी ये दिख रहा है तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम जैसा है, तो इसका रिजल्टेंट भी तो डायगोनल होगा, जो भी डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट। लेकिन पहले ये बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ये ए और बी के बीच का एंगल कितना है? तो आप बोलेगा पूरा यहाँ से यहाँ 110, यहाँ से यहाँ 20, 110 में से 20 माइनस करेंगे तब ये वाला एंगल मिलेगा। और 110 में से जब 20 माइनस करते हैं तो पता चलता है ये तो 90 डिग्री है। यानी असल में यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा इस केस में, और एक्स एक्सिस ऐसे था, कुछ एक्स एक्सिस इधर था। इस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला आपको याद है, हम पी के टर्म में बोल रहे हैं, ए बी का, तो ए के टर्म में ए स्क्वायर, सारा पेन धोखा दे रहा है, कौन सा पेन में इंक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ पे बीच का एंगल ले रहा है। बीच जानते हैं जहां दोनों का पूंछ मिले, टेल मिले, याद होगा। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे वही चीज आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है। अरे जो बताए थे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है भाई? 0। यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 मीटर। आंसर देख रहे हैं, हमारा आंसर कितना मीटर आया? 5 मीटर। समझ में आ रहा है? हमारा आंसर आया 5 मीटर। देख लीजिए, कहीं कोई कष्ट है तो बोलिए। अब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है, समझिएगा डायरेक्शन। तो आप बोलिएगा डायरेक्शन में ए के साथ हम एंगल मान लिए अल्फा, ए के साथ एंगल माने अल्फा, देख रहे हैं, ए के साथ एंगल माने अल्फा। तो इस बार क्या लिखेंगे? tan अल्फा।
अगर एंगल आप ए के साथ माने हैं तो बी के साथ लिखेंगे बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बी मतलब 4 साइन 90 बाय 3 प्लस 4 कॉस 90। सुनिएगा, अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू आपको आ गया 4/3। आपको पता है कि ये 53 डिग्री का वैल्यू है, ये एंगल 53 हुआ। रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ बनाया 53 और ए जो है, ध्यान सुनिएगा, ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है पहले से 20 डिग्री। तो ये 53 और ये 20। अगर हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट देयरफॉर वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैक्स एंगल 53 डिग्री प्लस 20 दोनों मिलकर जाएगा 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के साथ ये 73 डिग्री बना रहा है अगर बताना चाहते हैं तो। और अगर आपको पता नहीं है कि ये 53 है तो आप क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। देखो ये सवाल समझ में नहीं आया जिनको वो हाथ उठाएंगे, कहाँ दिक्कत हुआ शुरू से बताना है, वो प्लीज बोलेंगे, क्योंकि पहला 10 दिन 20 दिन पहला पूरा डाउट होता है, बहुत डाउट होता है। आपको बता दिया, जितना चाहे उतना पूछ सकते हैं, इसलिए हाथ उठाइए। हम इसका फोटो आप ग्रुप में भेज रहे हैं, ये सेम सवाल है और अगला सवाल आपको भेजते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग बना के भेज दिए, गुड 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 गुड, वेरी गुड गुड। तो अब हम जो सवाल दे रहे हैं वो आराम से बनाइए, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वैल्यू ही मिले, किसी चीज का वैल्यू ना पता हो हमसे आप पूछेंगे, कोई वैल्यू ना आता हो हमसे आप पूछेंगे। हम इसीलिए इसका फोटो भेज दे रहे हैं, कोई लोग लिख पाते हैं टाइम पे, कई लोग नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए हम फोटो भी भेज देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बनाकर भेजना है, समय काफी रहेगा आपके पास, अभी बना के भेजना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है हल्का हल्का, यानी हम जो एग्जाम्पल दिए थे ये सवाल दोनों सेम हो गया, ठीक है। और भी क्लास में मिस किए थे, आकृति को समझ में आ गया है, आ गया होगा तो मैसेज में बता दीजिएगा, हाँ भैया नहीं आया होगा तो फिर से बोलिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको लिख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है इसलिए रुके हुए हैं, और जो लिख चुके हैं उनके लिए अगला क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स, और रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी बताना और डायरेक्शन भी। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स, चलिए हम आए उस पर, आपको उस पर लिखना है कुछ तो लिखिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। देखिए क्या क्यों गिर रहा है भाई, चलिए यहाँ देखिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। वैसे आप ग्रुप में फोटो भी भेज चुके हैं। देखिए एक वेक्टर ये है जिसका वैल्यू है, क्या लिखते हैं, 10 न्यूटन, या एफ नाम है, फोर्स है 10 न्यूटन, क्या लिखे, एफ है, वैल्यू ही एफ है, वैल्यू ही एफ है, ठीक है। और एक दूसरा फोर्स है, उसका भी वैल्यू एफ है, सेम वैल्यू दोनों लगा रहा है, ये भी एफ और ये भी एफ, दोनों के बीच का ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट, चलिए बना के दिखाइए। मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सुनिएगा वहां ए और बी में ए का वैल्यू भी एफ है, बी का वैल्यू भी एफ है, आंसर भी एफ के टर्म में आएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ 2 3 4 का नहीं लिखे दिया, ए और बी के टर्म में लिखना है। चलिए इसका आंसर बना के भेजना है आपको, तब तक मीटिंग को हम पॉज कर दे रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग लंबा ना हो। फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ए भी एफ है, बी भी एफ है, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस। अब यहाँ पे थीटा, थीटा हमेशा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। आपको हम पहले बताए हैं कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन दिखे, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो ये बीच का एंगल कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर का हेड आ गया और एक वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड आ गया और एक वेक्टर का टेल, ऐसा संभव नहीं है, यह सही बात नहीं है। दोनों का टेल होना चाहिए तभी बीच का एंगल काउंट होता है। उस केस में जिसका हेड आया है उसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं, तो ये वाला बीच का एंगल हो जाता है। याद आया आपको? ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देखो,
ये हम पहला क्लास में बताए थे, नहीं देख पाए होंगे आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो तो कम से कम एक वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग, जो चैनल सब्सक्राइब किए उसमें वीडियो जाता जाएगा। 12th का जाएगा वो आप मत देखिएगा, पुराना वीडियो आप मत देखिएगा, जो हम भेजेंगे वही आपके लिए। एक हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं 2021 क्लास 11th, उसमें पिछले साल वाला वो वीडियो डाल दिए थे हम, क्योंकि इंट्रो वही था, लेकिन बाकी सब यही डालना पड़ेगा आपका डेली क्लास वाला, ठीक है। ये देखिए, ये इसको अगर हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं तो एफ यहाँ आ जाएगा, देख लो आप। अब दो वेक्टर आपको साफ दिख रहा है, बीच का एंगल ये वाला होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, यानी ये 60 है तो ये 120 होगा। और ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ठीक है रिजल्टेंट। अब इस पे cos 120 डालिएगा, ना कि cos 60, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2, ये 2 कटेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, कई लोग ये चीज नहीं किए हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ स्क्वायर, ये कैंसल, एफ स्क्वायर का एफ आया। गौर कर रहे हैं वेक्टर कितना कमाल है, एफ और एफ को ऐड करने पे एफ ही आया, एफ और एफ को ऐड करने में कितना आया, एफ। सारा खेला एंगल का है, एंगल अलग अलग, वैल्यू अलग अलग। डायरेक्शन, अभी मान लो कि ये एंगल जानना चाहते हैं अल्फा, ठीक है, ये भी एफ ही है आपका, ये भी आपका एफ ही है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एंगल ये लेंगे b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, या आप p और q बोलते हैं तो q sin थीटा बाई a प्लस q को b cos थीटा। यहाँ a और b दोनों f ही है इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा, f sin 120 बाई f प्लस f cos 120। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह 120 लिखना होगा, 60 मत लिख लीजिएगा। साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। हम आपको ये सब वैल्यू कैसे बोल दे रहे हैं, कैसे आता है ये वैल्यू, वो हम ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे अगले क्लास, ध्यान रखिएगा अगले क्लास ट्रिग्नोमेट्री यानी मैथमेटिकल टूल्स में से थोड़ा बताना पड़ेगा। अभी ये मीटिंग अगर एंड हो जाता है तो सेम आईडी से आप मीटिंग को रिज्वाइन करेंगे, दोबारा आपको करना पड़ेगा अगले 20 मिनट तक, 20-30 मिनट, अगला पूरा 40 मिनट भी जा सकता है। आप जितने अच्छे स्टूडेंट होंगे बैच आपका उतना अच्छा होगा। अगर आप आलसी और खुड़िया हैं और आप भविष्य में कुछ अच्छा करना नहीं चाहते हैं तो फिर ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है, कुछ दिन के लिए पढ़िए फिर निकलिए। साइन 120 का वैल्यू √3/2 डिवाइड बाय, इन दोनों से अगर हम f कॉमन निकाल देते हैं बचेगा 1 प्लस cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो 1 प्लस माइनस -1/2, f कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3/2, देख रहे हैं आप, डिवाइड में ये बचेगा 1/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा tan अल्फा इज इक्वल टू √3, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। tan अल्फा कितना का वैल्यू होता है √3, tan 60 इज √3, सही बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट 60 डिग्री जाएगा नीचे की ओर, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, तो इस तरह से बताना होगा। देख लीजिए, तो अगले सवाल का वेट कीजिए। देखिए आप इसका भी फोटो भेज रहे हैं। हाँ अंकुश, देख लो आप, समझ में आया, पहले वाली गलती सुधार ले लो, वेरी गुड, शाबाश, सही बनाए हो। दीपिका तुम भी अच्छा बना के भेजी हो, जहाँ गलती हुआ कोई भी मैसेज को डिलीट मत कीजिएगा, गलत भी हो जाए तो फिर क्या, हम तो क्लास में कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, गलत सही तो होते रहता है, ठीक है, वेरी गुड। अब मिला लीजिए इसको, हम किसी भी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर, सबको देख रहे हैं मैसेज, ओके। ये आपको गया ग्रुप में आपके फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंगेज से ही निकाल रहे अगला क्वेश्चन हम। ओ यहाँ सामने से हटना है क्या, आप सामने से देख के लिख रहे हैं तो देख लीजिए। अगला सवाल बहुत ध्यान से बनाइएगा और ये आप आराम से बनाइएगा। इस मीटिंग को पूरा 5 मिनट आपको इस सवाल पे देंगे, ये मीटिंग एंड हो जाएगा, अगले मीटिंग में आएंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करके आगे नहीं बढ़ेंगे ना कोई फायदा नहीं होगा। टू फोर्सेस, क्वेश्चन लिखेंगे, टू फोर्सेस
आपका नोट कॉपी अच्छा बनना चाहिए, कम से कम 4 कॉपी फिल हो जाएगा। 11th है मोटा वाला, पतला तो भूल ही जाओ। टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5. Two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5. Two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. Give a resultant of 28 Newton. फोर्स कितना है ये नहीं पता, लेकिन फोर्स का रेशियो है 3:5। ठीक है, जो फोर्स दो फोर्स है, और वो कितना रिजल्टेंट दे रहे हैं, वो दोनों मिलके दे रहे हैं 28 न्यूटन। फुल स्टॉप। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन, इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन, जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी टेल ही मिला है। एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। फोर्स कितना ये नहीं पता है, लेकिन उसका रेशियो F1/F2 पता है, 3:5 है। तो इफ द angle of their inclination is 60 degrees, if the angle of their inclination is 60 degrees, find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. Repeat करें question. Two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, if the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. चलो लग जाओ काम पे। अब ये हम मीटिंग को यहीं एंड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से।